और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। पटना में नीतीश कुमार ने 2024 के गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक कराई। मकसद बहुत साफ था, वो खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार जरूर समझते हैं, लेकिन इस दावेदारी पर वो बाकी दलों की मुहर भी लगवाना चाहते हैं। पटना की बैठक में ही लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात करी। नीतीश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय की रैली में थे। इस रैली में शाह ने नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक जोरदार अटैक किया। सवाल है कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसी मसले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना की विपक्षी एकता वाली मीटिंग को अमित शाह ने जवाब दे दिया। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह के गढ़ में थे शाह। नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहते हुए शाह ने उन पर जोरदार हमला किया। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? नीतीश कुमार सोच रहे हैं महागठबंधन के सहारे बिहार की 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका देंगे, लेकिन बीजेपी भी उनकी रणनीति पर तू डाल डाल में पात पात खिल रही है। पटना में लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की कोशिश की। शाह ने इस पर भी चुटकी ली। 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। दरअसल सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर पाते। कभी वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो कभी लालू की आरजेडी के साथ। 2014 में बीजेपी का साथ छोड़ा तो इस्तीफा देना पड़ा था। सवाल ये है कि 2024 में क्या होगा? बिहार बीजेपी के साथ खड़ा होगा या नीतीश कुमार का मंसूबा पूरा होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, चित्तरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आज अमित शाह आपको याद दिला रहे हैं अपने वो दिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, और आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा तो लिहाज करिए। 9 साल के आप हिसाब मांग रहे हैं, जिनके साथ कभी बैठा करते थे, आज उसमें कमियां नजर आ रही हैं। लिहाज करेंगे क्या आप लोग? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी की याददाश्त बेहद कमजोर है। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था तो शायद अमित शाह जी की हैसियत एक छोटे से कार्यकर्ता की रही होगी, और केंद्र में आने के पहले वो गुजरात के जूनियर मिनिस्टर थे। लेकिन दल और दलों के साथ जो उनके रिश्ते रहे भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए के उस दौर को याद करिए। जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, ये 3 उनके सबसे पुराने सहयोगी थे। आज इन तीनों में कोई उनके साथ नहीं। और इसके बाद जिन राज्यों में वो नवीन पटनायक जी के यहाँ गए, बहन मायावती जी के साथ रिश्ता जोड़ा, उसके बाद शिबू सोरेन से लेकर दलों के साथ जोड़ना और दलों को धकियाकर बाहर करना, ये जिसके डीएनए में शामिल हो, वो दल और उस दल के नेता नीतीश कुमार जी पर अगर भारतीय जनता पार्टी से विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जब आप जनता से किए वायदे पूरे नहीं करेंगे, गठबंधन के साथियों को भरोसे में नहीं रखेंगे, उनके आधार को अगर कहीं ना कहीं आप आधार में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, तो हर पार्टी को यह अधिकार है कि अपने भविष्य के लिए राजनीतिक निर्णय ले, देश के भविष्य के लिए
राजनीतिक निर्णय ले और यही नीतीश कुमार जी ने किया, पहली बात। अब दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की। मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यापक घोटाले की पार्टी है और गुजरात में स्लूप गेट से लेकर तमाम तरह के मामलों में जो अमित शाह जी की भूमिका रही है और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा आज भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के ब्रांड एम्बेसडर है, आज नारायण राणे कितने गंभीर आरोप उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के कैबिनेट, उनकी पार्टी और उनकी सरकार के एक महत्वपूर्ण लीडर हैं और मिनिस्टर हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, ये लोटस लॉन्ड्री है। इस लॉन्ड्री में जो धुलेगा उसके दाग साफ हो जाएंगे, अगर नहीं भी खत्म होंगे तो दाग अच्छे लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है और जो चौधराहट का भाव है कि बिहार में आकर जहां की 40 की 40 सीटें उनकी खत्म होने वाली है, उन 40 सीटें उन्होंने जीती हैं। और नीतीश कुमार जी के बगैर उनका हास्य 2015 में क्या हुआ था, 2024 और उसके बाद 25 में बिहार में सफाई के रंजन जी, चूंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के संबंध उसके घटक दलों के साथ आपने चर्चा की, आपने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी भी धोखेबाज है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन वो भी टूट जाते हैं, कैसे जनता उन पर यकीन करे, आपने क्यों छोड़ा भारतीय जनता पार्टी को, ये भी आपने बता दिया। लेकिन एक और लाइन आज अमित शाह कह रहे थे कि जो बार बार पलटते हैं उन पर यकीन कैसे करेगी जनता। अब आप ही बताइए, आप पहले एक के साथ चले जाते हैं, फिर आप साथ छोड़ते हैं, आपको तमाम कमियां नजर आने लगती हैं, आप फिर दोबारा उसके पास चले जाते हैं, आपको अच्छाइयां नजर आने लगती है, तो आप पर कैसे यकीन करे जनता। अब मैं यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँ, हमारा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के साथ बना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बना, जिसमें एक दल भाजपा भी है और वहां जनता दल यूनाइटेड भी। भाजपा ने कितनों के साथ रिश्ता जोड़ा, कितनों के साथ तोड़ा, उसकी मैंने एक छोटी सी फहरिस्त आपको दी है। उसमें और कई नाम है, महबूबा मुफ्ती से लेकर अनेक नाम। उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी एक जमाने में अटल जी के गठबंधन का हिस्सा थी और उमर अब्दुल्ला को अंतर्राष्ट्रीय कई समझौते को लेकर के उमर अब्दुल्ला को ये अटल जी ने उनको भेजा भी था, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी हो गए। ठीक है। तो मुझे लगता है आज जो महागठबंधन बन रहा है या इसका नाम जो भी हो, इस बड़े गठजोड़ में शामिल आधे दर्जन से ज्यादा उनके पूर्व सहयोगी हैं। ठीक। जो एनडीए का जो वाजपेयी युग है, ठीक है राजीव रंजन जी, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन वही बात हो गई ना, आपने भारतीय जनता पार्टी पर तो जवाब दे दिया, लेकिन आप क्यों बार बार इधर से उधर जाते हैं, इसका जवाब आना भी बाकी रह गया। खैर, मैं चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूँ, उस पर भी मैं आपसे जवाब ले लूंगी जब चर्चा आगे बढ़ेगी। चितरंजन जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। चितरंजन जी, देखिए, आपके विरोधी अब उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन शब्दों से कभी आप नीतीश बाबू को नवाजा करते थे। आप पलटू चाचा कहा करते थे, वो पलटू बाबू कह रहे हैं, क्या अंतर रह गया? नहीं, देखिए प्राची जी, इन शब्दों के फेरा में ज्यादा भाजपा के लोग रहते हैं, क्योंकि केवल यही उनका पूंजी भी है, काम से कोई मतलब है नहीं। आज बिहार में आए, स्पष्ट रूप से परेशानी दिखाई पड़ रही। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, इस इतने दिनों में वे 5 बार बिहार आ चुके हैं और 23 जून को जो बैठक हुई है उसके बाद आज जो उनका चेहरा और उनका हाव भाव जो दिख रहा था, काफी चेहरा से लग रहा था काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो गया है। वो जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी को सरकार सत्ता में लाया, लेकिन शायद वे गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। नीतीश जी के कारण ही आज अगर उनके साथ बिहार में 17 सांसद हैं तो वह नीतीश जी की कृपा है। आज अगर उनके पास में अगर विधायकों की संख्या 77-78 है तो वह नीतीश जी के कृपा के कारण हुआ है। उनकी क्या हैसियत है सो सब लोग जानता है और वो भी देख चुके हैं। और वह जो है सो अब सबसे बड़ी बात उनकी विशेषता उन लोगों में यह है, इतनी साफ गोई से झूठ बोलते हैं। इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब उस दिन भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उनके बगल में वहां के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, जिन पर कि 50% कमीशन की बात हो रही है, चलती है।
कर्नाटक में 40% था, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात चल रही है और भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी तकरीरें दे रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य है कि झूठ बोलने में कितना लोग एक्सपर्ट है। अब आज जो रंजन जी, अगर ये लखीसराय लोग में झूठ बोल बोलते रहे थे, हैं तो नहीं, पलटू चाचा प्राची अगर जी, कहते प्राची थे आप जी, लोग, तो क्या आप भी झूठ बोलते थे उस वक्त? नहीं, आज अगर ये प्राची झूठ जी, बोल मैं रहे हैं बता- नीतीश कुमार को लेकर, तो उस वक्त क्या आप झूठ बोलते नहीं, थे जब आपका साथ छोड़ा था उन्होंने? नहीं, प्राची जी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब आज जो है सो अमित शाह जी गिना रहे थे अपने उपलब्धियों में, तो उनके द्वारा उन्होंने चर्चा किया कि आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उनका देन है। ठीक। अब बड़ी आश्चर्य लगा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है राजद शासन काल में लालू जी ने वहां पर खोला था। अब चलिए उसको चितरंजन जी, उसकी चलिए चर्चा कर कामों रहे की थे। अगर बात आ गई तो मुंगेर जुड़ गए में, मेरे जैसे साथ में, अब नल जल सुधांशु योजना, त्रिवेदी जी। मैं नल जल जवाब ले योजना लेती हूँ, जो कि लेकिन नीतीश झूठ जी का जवाब नहीं आया सर। महत्वाकांक्षी योजना है। पलटू चाचा पर आपका भी जवाब नहीं आया। खैर, सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों ही, राजीव रंजन जिससे पहले बोल चुके हैं और चितरंजन गगन जी, दोनों ही ये कह रहे हैं चूंकि विपक्षी एकता की धमक इतनी तेज आपको दिल्ली में सुनाई दी, ये आप लोगों का डर है कि अब बिहार के दौरे भी हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार को अपना साथ याद दिलवाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि थोड़ा तो लिहाज कर लें। देखिए प्राची जी, जो एक दूसरे को दुश्मन मानते हो वो एक झुंड में आ जाएं तो डर उनके दिल में होता है या सामने वाले के दिल में? बहुत आश्चर्य की बात है, बिहार में जंगल राज है यह सबसे पहले राजनीतिक लोगों में कहने वाले नीतीश जी थे। और उस समय जब राजद छोड़ के आए थे और हमारे साथ गठबंधन हुआ था, 95 में समता पार्टी थी और इनको पलटू राम कहने वाले वो थे। चलिए कोई बात नहीं, राजद के तमाम नेता नीतीश जी के लिए, हम ये नहीं करें, कोट अनकोट में झूठा आदमी शब्द का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, नीतीश जी के साथ जब पिछली बार गठबंधन था 2015 में और राजद से गठबंधन और अपराधीकरण पर सवाल पूछा गया था, नीतीश जी का कोट था, जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब उसमें कौन चंदन था कौन भुजंग था ये मैं इन दोनों के विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं। तो ये तो मैं सिर्फ उनकी कोट बता रहा हूं। और देखिए कितना विचित्र संयोग कि ये बिहार की धरती जहां जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, वो पटना जहां पर कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने, भाई हम लोग बड़े बुजुर्ग हम लोग कहते थे कि अपने बेटे बेटियों के नाम देवी देवताओं के नाम पे लोग इसलिए रखते थे कि जितनी बार बेटा बेटी को पुकारेंगे तो भगवान का नाम याद आएगा। इन्होंने मीसा इसलिए रखा था कि मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में बंद थे और मैं हमारी पीढ़ी क्या को ही नहीं पता है, हम बता देना चाहते हैं साहब, मीसा वो एक्ट था कि अगर आपने सिर्फ ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल में बंद, और अब अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं, बंद अंदर ही रहना है जेल में, पुलिस ने कह दिया उतना काफी, कोई अदालत में सुनवाई नहीं। उसमें कांग्रेस को इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा और आज कांग्रेस के झंडे तले आ गए। बताइए, दोनों तरुण नेता के रूप में साथ में थे, आज कैसा वक्त बदल गया, सत्ता की कैसी लाचारी आ गई और इन दोनों के बीच में आपस में जानते क्या है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 23 जून को इनकी बैठक हुई थी। 23 जून को ही माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, वहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक नहीं कई करार हुए, जिसमें पहली बार लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में बनने के लिए जी के साथ डिफेंस डील हुई, सेमीकंडक्टर्स भारत में बनेंगे, डिफेंस डील हुई, प्रीडेटर ड्रोन्स जो कि चाइना के साथ हमारे डिफेंस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे उसकी डिफेंस डील हुई। पर वहीं पटना में भी डिफेंस डील हो रही थी 23 जून को। किस चीज की डिफेंस डील? इसमें कोयला घोटाले वाले भी आए हुए थे, 2G घोटाले वाले भी आए हुए थे, शराब घोटाले वाले भी आए हुए थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी आई हुई थी और अध्यक्षता कर रहे थे चारे घोटाले वाले। एक दूसरे के घोटाले की डिफेंस की डील कर रहे थे सब एक साथ बैठकर। और झूठ की बात चितरंजन जी ने कही, मान्यवर विनम्रता से कहता हूं, झूठ की इंतहा तो यह होती है कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे और तब केंद्र में जनता दल की ही सरकार थी, देवेगौड़ा जी ही प्रधानमंत्री थे। जिस पार्टी में उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे, कांग्रेस का समर्थन था, आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुझे जेल में भेजा है। अब कहते 2014 के बाद मोदी जी हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब जो लोग 97 में जेल चले गए, पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद के मोदी जी के ऊपर, इसे कहते हैं झूठ का पुलिंदा। इसलिए प्राची जी एक बात कह दूं, इन लोगों की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी जो गंगा में बह गया, और अब तो इनका मांझी भी छोड़ गया। अब इनके भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये कौन खेवैया बनेगा, ये तो वक्त। मैं आ रही हूं, राजीव जी जवाब दे दीजिए इस पर। अब आपने यही तमाम आरोप लगाए थे, वो कह रहे हैं आप ही झूठे हैं। देखिए सुधांशु जी, आपकी शालीनता की तो मैं तारीफ करूंगा, लेकिन ये राजनीति है। आपने कहा हम लोगों को झूठ परोसने की आदत है,
दरअसल भारतीय जनता पार्टी को शिविरों में ही जब झूठ सिखाया जाता, जहां उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों को गुमराह करके ही सियासत का एजेंडा तय करना है, तो फिर मुझे किसी की बौद्धिक समझ पर तरस खाने का कोई कारण नहीं होता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी दौर में कांग्रेस के खिलाफ हम गए तो कांग्रेस की जो गलतियां थी उसके खिलाफ हम गए थे, उन्हें सुधरने का अवसर जनता ने दिया और वो मुख्यधारा की पार्टी बने। उनसे कई सौ गुना ज्यादा बड़ी गलतियां आप कर रहे हैं। आप संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप संघीय व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को कहीं ना कहीं आप खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास, विरासत, जो हमारा गौरवशाली जो अतीत है हमारा, उन सबको बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके अधिनायकवादी तेवर पर विपक्ष चुपचाप बैठा रहे और आपको जवाब नहीं दे। इस पर एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी, फिर धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाओ। आपके भ्रष्टाचार, एक सेकंड राजीव रंजन जी जवाब आने दीजिए। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब। सत्ता में नहीं होंगे आपके बड़े आप अब कांग्रेस से भी ज्यादा छोटा सा आगे बढ़ चुके हैं गलतियां करने में। मान्यवर, मैं बात बता रहा हूं, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं इतनी आसानी से नहीं कर सकते। वो दौर में सिर्फ 3 बिंदु बता देता हूं। नंबर 1, मूल अधिकार समाप्त। नंबर 2, सारे नेता जेल में, सारा विपक्ष जेल में। नंबर 3, कोई भी अखबार लिखेगा तो सरकार के क्लियरेंस के बाद लिखेगा। वो दौर था जिस जमाने में एक शेर लिखा गया था जनाब, उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए, गालिब साहब का नाम आपने सुना होगा, ज़ोक का सुना होगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक और साहिर लुधियानवी। तो एक शेर बना था आपातकाल के समय में कि अब तो गालिब ज़ोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। वो दौर था। आज आप लोग दहाड़ दहाड़ के, चिघाड़ चिघाड़ के मोदी जी के खिलाफ मौत का प्रकार और कब्र खोदने तक की बात करते हैं, जलवाए जलाल के साथ रहते हैं और उसके बाद कहते हैं ये दौर वो दौर है। तो इस दौरा के दौर को भारत की जनता बहुत गौर से देख रही है और इसका उचित समय पे उचित उत्तर। ठीक है, आपके शेर पर थोड़ा मुस्कुरा तो रहे हैं राजीव रंजन जी। मैं जवाब लूं उससे पहले कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, आज अमित शाह एक बार फिर से राहुल गांधी जी पर बोले और कहा कि कितनी बार भी लॉन्च कर लीजिए। 20 साल से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं आप, अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए, 2024 में भी नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले चूंकि 10 महीने में 5वीं बार आज अमित शाह बिहार के धरती पर आए हैं और किस पर्पज से आए वो अपने पूरे भाषण में उन्होंने बता दिया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बहुत अच्छा मुशायरा और कविता और श्लोक सब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब अमित शाह ये बात कर रहे थे राहुल गांधी के बारे में, क्यों डर लगता है इतना राहुल गांधी से आपको? जब राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, जब राहुल गांधी कोई इफेक्ट नहीं है उनका, राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है, कोई किसी पर कोई उन पर कोई किसी भी तरह का वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये तिलमिलाहट क्यों है? ये सारी जो कवायद है, सारी कवायद प्राची जी मैं बताऊं 2024 के इलेक्शन की है। और ये 2024 के इलेक्शन में जो 23 जून को जो पटना में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप बना है उखाड़ फेंकने का, ये सारी तिलमिलाहट उनकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहां पर जो डिफेंस डील वहां हुई, मोदी जी कर रहे थे और यहां एक अलग तरह की डिफेंस डील हो रही। यहां डिफेंस डील नहीं हो रही थी, संविधान बचाने की बात हो रही थी और इस देश को अराजकता से बचाने की बात हो रही थी। और आप जो मोदी जी की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो उनको बता देना चाहिए आपके माध्यम से प्राची जी, तो संविधान क्या अलग अलग मायनों में बचाया जाएगा? बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रही हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आराम से बोलने दिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दिए आराम से ना। मुझे बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नया लेकर आइए। काउंटर पर इतना मत गुस्सा हुआ करें। संविधान की बात की, एक छोटा सा सवाल जोड़ दिया। आप वही काम करेंगे तो बार बार बोलेंगे ना। अरे तो बार बार बोलेंगे ना। आप विपक्ष पार्टियों को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछ लिया, आप उन्होंने डिफेंस मोदी जी के अमेरिका दौरे में उन्होंने डिफेंस की बात की। आप मुझे उसका जवाब देने दें, आप जवाब देने दें।
अब उन्होंने बात किया, उनसे पूछे आप जो 31 ड्रोन जो उन्होंने खरीदने का जो बात हुआ है वो बाकी देशों में, बाकी अमेरिका जिसको यूज नहीं कर रही है, जिसका टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो चुका है, आप क्यों इतना महंगा खरीद रहे हैं? आप उनसे पूछिए। आप जो वो डील की बात कर रहे हैं, सूट करेगी उसके हिसाब से तो मैं चर्चा चलाऊंगी नहीं। आप अरविंद केजरीवाल पर बोलेंगे नहीं, और जो बातें आपको सूट कर गई आप उसी बात पर बोलेंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। तो करना होगा ना। वीरेंद्र कुमार जी, नहीं, आप बोलने नहीं देंगे ना। जब बोलने दे रही हूँ सर, जब अमित शाह और मोदी पर जब सवाल उठेंगे, ये डर है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, उठेंगे जो बिहार में बार बार दौरे हो रहे हैं और आप विपक्षी दलों की एकता से डरे हुए हैं। मणिपुर नहीं जाएंगे। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा बात है प्राची जी। हाँ, अमित शाह जी का बिहार का दौरा होता है, पुलिस अगर कहीं जाती है, देश के गृह मंत्री जी अगर कहीं जाते हैं, तो असामाजिक तत्वों का, चोरों का, गुंडों का, इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो पुलिस को देख के भागते हैं। अगर अमित शाह जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को रोकूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर करूंगा, ऐसे में अगर भ्रष्टाचार में जो लिप्त पार्टियां हैं उन लोगों को बौखलाहट होती है। और मैं, ये लोग बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं राजीव जी का पर्सनली बड़ी शालीन है, मैं इनका जानता हूं, लेकिन आज क्या परिस्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार जैसे और कम से कम लालू प्रसाद जैसे नेता को डिफेंड करना पड़ रहा है। ये अपने आप में मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इन लोगों का आत्मा जानता है। आज बिहार की जो दुर्गति हुई है, असम के दोनों के डिफेंड करना पड़ता है, हर प्रदेश तो दिक्कत नहीं होती है। अभी मुझे बोलने दीजिए ना। तो ज्योति जी बीच में नहीं प्लीज, आप लोग बीच में नहीं बोलिए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कैसे कैसे लोग आज हाथ मिला के बैठे हैं प्राची। कोई टोटी खोल के भाग रहा है, कोई चीट फंड में फंसा हुआ है, कोई चारा घोटाले में फंसा हुआ है, और वो देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करके एक नया भारत बनाने का, महंगाई हटाने का सपना दिखा रहा है भारतीयों को। धीरेन्द्र जी, ये आरोप तो आप लोगों पर भी है ना। अभी राजीव रंजन जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आप लोगों को अपने अंदर के दाग नजर नहीं आते। ज्योति जी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना। ज्योति जी प्लीज, आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाएंगे सर, मेरा काम आप मुझे नहीं सिखाएंगे। आप अपना काम करिए, कांग्रेस का पक्ष रखिए। मैं कैसे काम करूंगी ये आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं सर, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना मेरी चर्चा चलेगी। आप रुक जाइए। अरे लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस लोकतंत्र में अधिकार है मुझे मेरी बात कहने का, कहने दीजिए जरा। धीरेन्द्र कुमार जी, आपको अपने अंदर के दाग क्यों नहीं नजर आते? वहां पर बैठकर किसी को ज्यादा मौका दे रही है, आप तय करेंगे ना। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, चुप रहिए ना, सुनिए तो थोड़ा। कांग्रेस को सत्ता मिली थी आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले तो थे ये सत्ता में, तब ये कोल घोटाला कर रहे थे बैठ के। और आज जब सत्ता नहीं है तो यही राहुल गांधी जी की, अभी देखा एक फोटो ट्वीट किया, करोल बाग में मोटरसाइकिल बनाने का उनको नया तकनीक मालूम हो गया है। अरे ये सब नाटक कब तक आप करते रहिएगा? राहुल गांधी जी को लगातार रीपैकेजिंग करते करते, कभी अल्ट्रा कभी मॉडर्न करके आप परोसने का क्यों काम कर रहे हैं? पूरा फ्लेवर और पूरा टेस्ट पूरे देश को पता है। कपड़े दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना वो नाटक नहीं लगता है, वो नाटक नहीं लगता है। मणिपुर चल रहा है और आप अच्छा रुक जाइए ज्योति जी प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए ज्योति जी। वीरेंद्र जी जो सवाल पूछा आपसे, जो राजीव रंजन जी कह रहे थे, आज जो ज्योति जी कह रहे थे वो ये कि भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो अपने अंदर भी झांकेंगे ना, सारे अवगुण विपक्ष में ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मुझसे पूछ रही है? जी जी धीरेन्द्र जी आपसे। नहीं, हमारे यहाँ जो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस प्रधानमंत्री जी का। और आप देख लीजिए कि कहीं भी कुछ हो, चाहे वो उनके सत्ता में रहे हुए लोग हों, चाहे उनके गठबंधन के भी लोग हों। आज आप कर्नाटका की बात आई, उनको भी सजा दी गई ना, लेकिन यहाँ पर देख लिए ना कि किसी एक नेता का, मैं बता रहा हूँ कि आप उंगली उठा के बता दीजिए कि इनके दल के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। मैं इन्हीं सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आप अपने दल के नेताओं के बारे में बता दीजिए। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी। आप जिस तरह से डिफेंड करते हैं बिहार को, कम से कम आप राजीव जी और चितरंजन जी, ठीक है धीरेन्द्र, राजीव रंजन जी इस बात का जवाब दे दीजिए जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है और रहेगी। मैं समझ नहीं पाता हूँ, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को केवल आरोप लगाना है या उनके खिलाफ जो बातें कही जाती है उस पर भी वो बात करेंगे? अब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट लोजपा को प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, परिवारवाद पर इनके भी कई बार उन्नत विचार, उत्कृष्ट विचार आते हैं। इनके दोनों घटकों में
जो 2 धड़े बने उनमें 6 सांसद हैं। 6 सांसद में 3 एक परिवार के सदस्य, और रामविलास पासवान जी तो अब नहीं है हम लोग के बीच, हम लोग के आदरणीय नेता थे, अगर होते तो 7वें वो राज्यसभा के सदस्य होते। एक तो परिस्थिति ये है, आपराधिक मामले, भ्रष्टाचार के मामले, इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी और परिवारवाद को लेकर के मैं एक ही बात कहूंगा, एक बानगी है केवल राजस्थान नहीं, अभी आप बीच में नहीं बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक परिवार का किस तरीके का आधिपत्य है। वसुंधरा राजे, केंद्र में उनके भतीजे ज्योतिराजे सिंधिया, उसके बाद अगर आप देख लीजिए तो उनकी बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश की सरकार में, दुष्यंत जो उनके लड़के हैं वसुंधरा जी के, वो सांसद हैं। ये एक परिवार के सदस्यों की संख्या केवल गिन ली, और इसके अलावा पूरे देश में परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है कि चाहे उनके केंद्रीय मंत्री परिषद के अनेक सदस्य, आपका समय कीमती है, मैं पूरी सूची, भ्रष्टाचारियों की सूची, परिवारवादियों की सूची, और इनके यहाँ जो दल बदलने और लोगों को अपने यहाँ शामिल, जो राजीव रंजन जी जो पहले आपको भ्रष्टाचारी लगते थे, आज जिनका राज आपको जंगल राज लगता था, आज वो नहीं लगता है, आज वो सब ठीक हो गया, अब उनकी पार्टी आपको परिवारवादी पार्टी नहीं लगती है। छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक लेना, मैं आ रही हूँ फिर। बार-बार रिपीट करें। देखिए प्राची जी, आपने मुझसे पूछा है ना? जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा राजीव रंजन जी, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जिस पार्टी की हुकूमत मणिपुर में, कम से कम जंगल राज पर तो उसे बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ऐसी बेशर्मी और बेहयाई को देश देख रहा है कि जिस तरह से वहां गृहयुद्ध के हालात, पूरा मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 एमएलए खुद त्राहिमाम संदेश दे रहे हैं। गंभीर मसला है राजीव रंजन जी, मैं इस पर जवाब ले लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी कि आपकी राय क्या आरजेडी के लिए बदल गई? अब आपको जंगल राज और परिवारवादी नजर नहीं आते हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ये तमाम विपक्षी दलों का आरोप आप पर रहता है कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तब अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, दाग सिर्फ विपक्षियों के ही नजर आते हैं। उसके बाद धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगी। दोनों बातों का जवाब देते हैं। भ्रष्टाचार के एक होते हैं तथ्यात्मक आरोप, एक होते हैं हवाई आरोप। अब जैसे मैं सिर्फ वो बात कहूंगा जो अदालतों में साबित हो चुकी, जैसे लालू प्रसाद यादव जी अदालत में दोषी साबित हो चुके। भारत के इतिहास में एक ही सरकार है जो अदालत में सिद्ध हो गया कि यह रिश्वत दे के बचाई गई, वो कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। एक ही प्रधानमंत्री ऐसी थी जो चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत से दोषी सिद्ध हो गई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाद में इमरजेंसी लगा दी गई। तो मैंने प्रधानमंत्री स्तर के 2 और मुख्यमंत्री स्तर का 1 अदालत के द्वारा सिद्ध कह दिया। आरोप आप लगाते रहिए, जो है वो सारा विषय अपनी जगह है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप परिवारवाद पे जवाब दे देते हैं। मान्यवर, परिवारवाद ये होता है जिसका कि सबसे अद्भुत, विचित्र, विडंबनापूर्ण उदाहरण बिहार में देखने को मिला था। लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, भाजपा के सपोर्ट से बने थे। तब वो किसी जात बिरादरी के नेता नहीं थे, वो गरीब गुरबा की सरकार कही जाती थी, दलित पिछड़े सब साथ में थे। फिर अपने को संकुचित किया, पिछड़ों का नेता, फिर संकुचित किया, दलित को छोड़ दिया, फिर पिछड़ों में बाकियों को छोड़ दिया, एक जाति के नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी हमें छोड़ के आए, इनको छोड़ के हमारे साथ आए थे। और फिर जब वास्तविक सत्ता देने की बात आई तो अपनी जाति में भी कोई एक व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाए, आखिर में अपनी श्रीमती जी पे भरोसा किया। और उस जमाने में तो जदयू हमारे साथ होती थी, और जदयू वाले कहते थे कि अगर एक स्ट्रोक में राबड़ी देवी जी साइन कर दें मुख्यमंत्री होने के बाद तो राजनीति छोड़ देंगे। उस समय सुशील कुमार मोदी जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी कहा था कि अगर 1 स्ट्रोक में वो अपने केवल सिग्नेचर कर दे तो राजनीति छोड़ देंगे। तो मान्यवर, परिवारवाद ये होता राजीव रंजन जी कि राजद के प्रथम परिवार के एक सदस्य का नाम बताइए जिसे आज तक किसी सदन में सदस्य न बना हो। कांग्रेस के प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए जो कोई राजनीतिक पद न पाया हो। इसे कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद ये होता है, जैसे प्राची जी एंकरिंग कर रही हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया में नहीं आएगा
या इंडिया टीवी चैनल ज्वाइन नहीं करेगा, ये नहीं रोका और जा जो मैंने सकता। राजस्थान परंतु और परिवारवाद ये होता है, ये राजनीतिक कहें कि जब घराने मैं की एंकरिंग चर्चा छोड़ूंगी तो मेरे परिवार का उसका कोई जवाब व्यक्ति एंकर दीजिए बनेगा। ना। तो आप लोगों की पार्टियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से एंकर लेकर वही रहता है। विजयादित्य सिंधिया से खड़गे लेकर जी अध्यक्ष जो बन नीचे जाए पूरी या जो वंशावली है, उस पर मनमोहन बात सिंह कर जी लीजिए ना। प्रधानमंत्री बन जाए, एंकर वही रहता है। ये परिवारवाद है। नहीं कर पाइएगा। चलिए आप बता दीजिए ना, कौन देखिए, बनेगा करोड़पति की दिक्कत तरह क्या है का ना प्रोग्राम बता कि दीजिए। आपकी लालू यादव जी बातों- के परिवार के एक आपको व्यक्ति का नाम महारत बताइए हासिल जो है आज तक किसी सदन का झूठ सदस्य को न रहा हो, बखूबी बताइए। लोगों तक पहुंचाने की। अरे झूठ अच्छा, क्या एक सच है भाई? महारत को ही चुनौती देना आज समय की मांग अरे सच बोल रहे हैं भाई। और आपके झूठ को बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे आने अरे मैं वही तो कह रहा हूं ना, राबड़ी देवी जी को जब बनाया गया था तो आप भी बोलने वालों में थे कि नहीं? ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है, बिहार का अपमान है, सम्मान है। दुष्यंत सिंधिया के वसुंधरा राजे के दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे तो मैं के कह रहा हूं संबंध ना, क्या है? उनमें से कोई पार्टी यशोधरा का नेता राजे और नहीं है। वसुंधरा राजे के किसी ने संबंध नहीं क्या हुआ है? कि वो हटेंगी मुख्यमंत्री तो उनके परिवार का बनेगा। कोई नहीं कहता मुझे ये पार्टी का बता अध्यक्ष दीजिए ये कि बनेगा। रिश्ते हैं जैसे या नहीं है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नड्डा जी हैं, सवाल उससे का पहले जवाब अमित शाह जी केवल थे, दे उससे पहले दीजिए, राजनाथ देवेंद्र जी थे, फडणवीस उससे पहले गडकरी एक जी थे, उससे महत्वपूर्ण पहले राजनेता राजनाथ के जी पुत्र थे। हैं या नहीं है? मगर आप बता सकते हैं 10-20 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई नहीं बता सकता। क्या आपकी बात पार्टी में करते बताया जा हैं? सकता आप है, मुझे 20 साल एक बाद बात भी यही अच्छा होगा। ठीक है, राजीव अगर रंजन पार्टी जी और रहेगी, सुधांशु जी एक एक करके दलित कभी अच्छा एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं चितरंजन जी को भी चर्चा में ले आती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी की हो रही है। फिर धीरेन जी आपके पास आऊंगी। चितरंजन जी, जिस परिवारवाद का आरोप आप पर लग रहा है, सीधा सीधा अभी सुधांशु जी भी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद क्या है, ये तो खुद नीतीश कुमार आपके लिए कहते थे। हालांकि अब दोस्ती है, अब आपकी सारी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए प्राची जी, सुधांशु जी की विद्वता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी मजबूरी को समझ रहा हूं कि जिस पार्टी में है उसमें झूठ बोलने का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। और अब सुधांशु जी जैसे विद्वान आदमी तो झूठ को उस ढंग से परोसेंगे ही, या अपने ढंग से अपनी व्याख्या करते हैं परिवारवाद की। लेकिन एक चीज का जवाब दें कि जो कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको विधायक दल जो है चुनता है। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी तो विधायकों ने चुना, यह संवैधानिक प्रावधान है। अब इसको भी परिवारवाद मान रहे हैं, इनका परिवारवाद गलत है। तेजस्वी यादव आज अगर डिप्टी सीएम है तो उनको राघोपुर की जनता ने विधायक बनाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में 80 विधायक जीत के आए बिहार में और विधायकों ने उनको अपना नेता बनाया। अब इनको परिवारवाद दिखाई पड़ रहा है, इनका परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ेगा कि सम्राट चौधरी जो कभी माने जनसंघ में या भाजपा में, जनसंघ के समय तो उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, भाजपा में कभी नहीं रहे, राजद से उनकी राजनीति शुरू हुई, जनता दल यू में गए और उसके बाद भाजपा में आए, उनको जो सो बना दिया गया अध्यक्ष। क्या क्वालिटी है ना कि शकुनी चौधरी के बेटे हैं। इनके पहले संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे, क्या उनका योगदान था भाजपा में? लेकिन राजद में आए, राजद से राजनीति शुरू किया और चूंकि उनके पिताजी भाजपा से सांसद हुए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो सवाल है कि सुधांशु जी या भाजपा के नेता अपनी ढंग से व्याख्या करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करेंगे, भविष्य की बात नहीं करेंगे। परिवारवाद की व्याख्या है क्या चितरंजन जी? छोटा सा बताइएगा, परिवारवाद की व्याख्या है क्या? क्योंकि आप सभी पल्ला झाड़ रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, तो फिर ये शब्द राजनीति में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? परिवार नहीं, सुन लीजिए प्राची जी, बोलिए। परिवारवाद कुछ है ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद कुछ नहीं है। जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक जनता वोट नहीं देगी, आप विधायक नहीं बनिएगा, सांसद नहीं बनिएगा, आप मंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है सर, जनता के समर्थन से बन रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी आप जवाब दे रहे थे, मैं आ रही हूँ। सवाल है, राजीव जी ने पूछा था मेरी पार्टी के बारे में। मेरी पार्टी को तोड़ने वाले यही नीतीश कुमार है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, जो सियासत नहीं साजिश करते हैं। वो सियासत नहीं करते हैं, बिल्कुल वो पॉलिटिकल डायनामाइट है। आज बिहार में खंड खंड चाहे राजद के मित्र हमारे अब दोस्ती हो गई है, नहीं समझ पा रहे हैं। आज लालू प्रसाद जी अगर जेल में है तो उसका मुख्य कारण यही जनता दल और नीतीश कुमार और यही सब कागज उपलब्ध कराते थे। लेकिन आज सत्ता के लालच में एक दूसरे का इतना गलबैया ये लोग किए हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। तो ये जिस तरह से आज किस मजबूरी में देश को ढकेलना चाह रहे, कम से कम देश के लिए तो मोदी जी देख रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से, दर्शकों से अपील करता हूं कि 1990 का वो दौर याद करिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिहार के मुख्यमंत्री का जी कहा करते हैं कि आप याद करिए कि जब बच्चे रोते थे, जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि गब्बर से डर लगता है, आज वही स्थिति है। और याद करके 1990 के दशक का समय, जब गुंडे, बिहार की चर्चा कर रहे हैं,
मणिपुर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मणिपुर सामने में जल रहा है 2 महीना से, किसी का एक जवान नहीं खुल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका सैर कर रहे हैं, यहाँ मणिपुर जल रहा है। गृह मंत्री जी जो सो वोट मैनेज में लगे हुए हैं और जो है सो चुनावी सभा को संबोधित कर मणिपुर पे आप जवाब चाह रहे हैं, मैं ज्योति जी आपके पास आऊं, पहले मैं सुधांशु जी के पास चली जाती हूँ। सुधांशु जी, जो आपके हाथ में है वो आपको नजर नहीं आता, मसलन मणिपुर, बाकी तमाम राज्यों की चिंता हो जाती है। एक सेकंड चितरंजन जी, सेंसिटिव मुद्दा है, थोड़ा जवाब आने दीजिए। और धीरेन जी प्लीज बोलिए। सुधांशु जी थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, बोलिए सुधांशु जी। टीवी पर चला, देखिए इस डिबेट से एक बात बहुत साफ हो गई कि अब बिहार के मुद्दे पे बात करने की स्थिति नहीं रह गई, तो मणिपुर पे बात करें। मणिपुर पे जवाब दे रहा हूं। मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है, इसलिए उसके ऊपर पूरी सतर्कता से केंद्र सरकार नजर रखे हुए है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस समय मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, याद करिए, कर्नाटक चुनाव बीच में छोड़कर तुरंत लौट के आए थे और सब दलों के साथ बैठक की थी। पर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये मणिपुर में पहली बार हो रहा है क्या? 70 दिन तक ब्लॉकेड रहा है। याद करिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में वर्षों लगा रहा है। इवन ऐसे क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर में वहां की एक नेत्री थी जिसने कई महीनों तक 6 महीने का अनशन किया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार हो रहा है। ये समस्या एक जमाने की है साहब, 70 साल की है। चिंता मत करिए, आपने देश में बहुत सारी 70 साल की समस्याएं दे रखी हैं। ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई पेड़ अंदर से खोखला हो रहा हो और उसकी डाल टूटने वाली हो, अचानक एक पक्षी आके बैठे तो कह देखो इसने गिरा दिया। मान्यवर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर में इससे पहले ब्लॉकेड नहीं हुआ है? क्या मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगा है? हम इसके बावजूद पूरी संवेदनशीलता के साथ उससे लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे कश्मीर आप लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ था, जैसे नॉर्थ ईस्ट आप लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ था, बहुत सी चीजें आपने बिगाड़ के रखी। मणिपुर को भी हम पूरी संवेदनशीलता के साथ ठीक करने में सफलता हासिल करें। अब चितरंजन जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आप मणिपुर पर जवाब मांग रहे थे, ज्योति जी भी मांग रहे थे, मुझे उनके पास जाने दीजिए। ज्योति जी जवाब दे दूं इनका कश्मीर में? एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास। ज्योति जी बोल दूं प्राची जी, अगर कश्मीर में एक लाइन बोलिए, जल्दी बोलिए सर। एक लाइन बोल दूं कश्मीर? बोलिए बस एक लाइन। जानते कश्मीर में क्या अंतर आया? 1983 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भारत और वेस्ट इंडीज का एक मैच हुआ था, वनडे मैच श्रीनगर में, आप लोगों को याद नहीं होगा। उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के पथराव करके मैच रोकना पड़ा था, और आज 2023 में G20 की समिट हुई है। ये अंतर आया है कश्मीर में। ज्योति जी, आप मणिपुर पर चर्चा चाह रहे थे, मणिपुर पर जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने। हालांकि मेरे सवाल के जवाब में सर आप थोड़ा सा भड़क गए थे, लेकिन जिस तरीके का आज बोला गया अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को लेकर, आपसे गुजारिश आपसे है। जी बोलिए। बस मैं उसी पर रहना चाहता हूँ, प्राची जी मेरे उस बात का बुरा ना माने। मैं इतना गुजारिश कर रहा था कि मुझे भी मौका दे। बस बिल्कुल बोलिए। मैं कह रहा था, आज जब अमित शाह जब बोल रहे थे, आज जब अमित शाह जी लखीसराय में जाकर बोले, लखीसराय एक जिला है जो मुंगेर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में आता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं दे देता हूं। पता है मुझे, पता है। और इसके पहले अमित शाह पूर्णिया भी गए थे, वहां गया था, पूर्णिया भी गए थे। आज जिस तरह से उन्होंने सारे झूठी बात उन्होंने की, उसी तरह पूर्णिया में भी किया था। आप उनसे पूछे और फैक्ट चेक भी कर लीजिएगा। उन्होंने वहां जाकर बोला था कि पूर्णिया में मैंने एयरपोर्ट को कर दिया, पता कर लिया है कि एयरपोर्ट खुला है कि नहीं खुला है। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 साल की बात वो कर रहे थे और बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह मौन प्रधानमंत्री थे, मौनी प्रधानमंत्री थे, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। अब देखिए, इस नरेंद्र मोदी जी के ही बारे में अब बात कर लेते हैं। जब वो 9 साल की बात किए, आज अगर मोदी जी अगर नहीं होते, ना होते, तो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन निर्भर तो नहीं होते, 19 करोड़ लोग तो भूखे नहीं सोते, 700 किसानों की मौत सड़कों पर तो नहीं होती। आज ये मोदी काल में ही हुआ है ना। तो आज 2014 से अभी तक जो विनाश काल चला है, अभी तक चल रहा है। और ये लोग केवल कोई बात होता है, अभी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये पहले कभी नहीं हुआ था क्या, ये पहले कभी नहीं। अरे भाई साहब, आपको सरकार ने 2014 में मैंडेट दिया, 2019 में फिर ज्योति जी, मैंने बिना इंटरप्ट किए आपको सुना, लेकिन चूंकि आपने जवाब मांगा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक जवाब ले लूं। आपने चूंकि देश की चिंता की बात कही है, सुधांशु जी, मौनी प्रधानमंत्री अगर आपको मनमोहन सिंह में नजर आ रहे हैं तो तमाम कमियां गिनाई ज्योति जी ने 2014 से अब तक। अब इनको 2014 से अब तक बता देते हैं कि जब 2014 में हम आए तो विश्व की 12वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। आज हम दुनिया में मोबाइल हैंडसेट हर व्यक्ति प्रयोग करता है, उसमें सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। हाई एंड मोबाइल फोन आईफोन 14 के 25% भारत में बने, एक्सपोर्ट हुआ 20,000 करोड़ रुपए का। आज हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में तीसरे नंबर के देश बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में दुनिया के नंबर 1 के देश। क्या पटना में और बोधगया में धमाके नहीं हुए थे? गुवाहाटी हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, नागपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, वो सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में हो गया। इसलिए अगर आप देखना ना चाहें तो अलग बात है, मगर हकीकत में बीच में रोक रही हूं सुधांशु जी, आपको भी माफी के साथ, और बाकी मेहमानों के पास भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।